Welcome to Boost I Species. Today's lecture emergency provisions. So हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में फ्रॉम द आर्टिकल 352 टू 360 में एमरजेंसी प्रोविजंस मेंशन है. ठीक है, ये जो प्रोविजंस हैं ये एनेबल करते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट एनी एबनॉर्मल सिचुएशन इफेक्टिवली. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की इमरजेंसीज हैं. सो पहली है इमरजेंसी ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन. ये इमरजेंसी है अंडर आर्टिकल 352. देन इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, ये है आर्टिकल 356. देन फाइनेंशियल इमरजेंसी ड्यू टू थ्रेट to the financial stability or credit of India. This is under article 360. ठीक है, तो 3 टाइप की इमरजेंसीज और ये उनका डिस्क्रिप्शन. देन ड्यूरिंग द इमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या बन जाती है, बिकम ऑल पावरफुल, यानी सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती हैं. एंड स्टेट्स गो इनटू टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर. ठीक है, देन अंडर आर्टिकल 352 का अब हम डिटेल देखते हैं थोड़ी. ठीक है, तो अंडर आर्टिकल 350 जो प्रेसिडेंट है वो डिक्लेयर करता है नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ द इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट इज थ्रेटन्ड बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन. इन्हीं 3 बेसिस पे डिक्लेयर होगी इमरजेंसी. ठीक है, देन जो इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन है, यानी जब इमरजेंसी लगेगी तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू. ठीक है, 1 महीने पहले अप्रूवल चाहिए. ठीक है, और इफ़ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इशूड एट द टाइम व्हेन द लोकसभा हैज़ बीन डिसॉल्व और द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टेक्स प्लेस ड्यूरिंग the period of 1 month without approving the proclamation, then the proclamation survive for the 30 days from the first sitting of the Lok Sabha after its reconstitution, provided that Rajya Sabha have in meanwhile approved it. इसका मतलब ये है जो इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन है उस हम जब करने जा रहे हैं, अगर उसी टाइमिंग में जो या तो लोकसभा डिसॉल्व हो गई या उसके डिसोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा है, तो क्या होगा, जो प्रोक्लेमेशन का 1 महीना होता था वो 30 डेज तब तक सर्वाइव करते रहेंगे. यानी वो 30 डेज से ज़्यादा हो सकते होंगे तब तक जब तक फर्स्ट सिटिंग नहीं हो जाती लोकसभा की. यानी जब लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाती है और वापस से जब तक वो रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाती और उसकी फर्स्ट सिटिंग नहीं हो जाती तब तक वो प्रोक्लेमेशन तभी हो पाएगा, उससे पहले तो हो ही नहीं पाएगा ना. ठीक है, और इसी बीच में ये भी होगा कि भाई राज्यसभा तो डिसॉल्व नहीं होती, तो राज्यसभा ने क्या किया होगा, इसी टाइमिंग के अंदर राज्यसभा ने उसको अप्रूव कर दिया होगा. ठीक है, तो अब इस तरीके से क्या हुआ, जिस टाइमिंग पे दोनों ने अप्रूव कर दिया देन इमरजेंसी लग गई. देन इफ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट द इमरजेंसी कंटिन्यूड फॉर 6 months. यानी जब एक बार लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही उस इमरजेंसी को अंडर आर्टिकल 352 लगा देंगे तो वो 6 महीने के लिए लगेगी एक बार, लेकिन हम उसको इनफाइनाइट पीरियड के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं विद द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 months. मतलब हर बार बढ़ाएंगे 6 महीने के लिए बढ़ सकती है, फिर बढ़ाएंगे फिर 6 months के लिए बढ़ सकती है. ऐसे करते करते हम किसी भी टाइमिंग तक के लिए बढ़ा सकते हैं. ठीक है, देन जब नेशनल इमरजेंसी लगती है पार्लियामेंट एम्पावर हो जाता है टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट की भी सारी पावर सेंट्रल के पास चली जाती है, यानी पार्लियामेंट के पास चली जाती है. देन जो पार्लियामेंट लॉ बनाता है स्टेट सब्जेक्ट्स पे, वो इमरजेंसी के टाइमिंग में तो वर्क करेंगे ही करेंगे. यानी इमरजेंसी जब तक लगी है तब तक वो रहेंगे और इमरजेंसी हटने के 6 महीने तक भी लगे रहेंगे, लेकिन जैसे 6 महीने कंप्लीट होंगे वो अपने आप इनऑपरेटिव हो जाएंगे. ठीक है, सो ये याद रखना, इनऑपरेटिव आफ्टर दी इमरजेंसी हैज़ सीज्ड टू ऑपरेट, यानी जब ख़त्म हुई है उसके 6 महीने बाद ये ख़त्म हो जाएंगे ये वाले लॉज भी जो पार्लियामेंट ने बनाए होते हैं ऑन स्टेट सब्जेक्ट. ठीक है, देन जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंसेस भी इशू कर सकता है स्टेट सब्जेक्ट्स पे.
अगर पार्लियामेंट है वो सेशन में नहीं है तो, ठीक है। देन आर्टिकल 354(1), इसमें क्या है कि जब प्रोक्लेमेशन होता है नेशनल इमरजेंसी का और वो ऑपरेशन में होती है, तो प्रेसिडेंट है वो मॉडिफाई कर सकता है द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। वो ये मॉडिफाई कर सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेवेन्यूज़ का, कि कहाँ पे कितना स्टेट को जाएगा, कितना सेंट्रल को जाएगा, ठीक है। देन आर्टिकल 83 सेकेंड पार्ट, उसमें मेंशन है वाइल द, अगर नेशनल इमरजेंसी है वो चल रही है, तो जो लाइफ है जो लोकसभा की नॉर्मली 5 ईयर होती है, लेकिन हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 5 ईयर से ज़्यादा, और एक बार में हम 1 साल के लिए सीधे सीधे इसको बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम, और कितने भी समय के लिए, कितनी भी बार मतलब, ठीक है। हाउएवर ये जो एक्सटेंशन है कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द इमरजेंसी हैज़ टू बी सीज्ड। ये वही है जो ऊपर था कि जो ये जो कंटिन्यूशन है, जो हम उसका जो पीरियड है लोकसभा का, उसको जो हम एक्सटेंड कर रहे हैं 1 ईयर, ये तभी तक लगा रहेगा जब इमरजेंसी ख़त्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर, जब इमरजेंसी ख़त्म होने के 6 महीने आगे हुआ टाइम, ये अपने आप उसकी 1 ईयर की टाइमिंग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। देन आर्टिकल 358 एंड 359 में डिस्क्राइब किया गया है द इफेक्ट ऑफ द नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स। देन आर्टिकल 358, आर्टिकल जो 358 है डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 19। आर्टिकल जो 358 है वो डील करता है जो फंडामेंटल राइट्स जो 19 के अंदर है वो अपने आप ही सीज हो जाएंगे ड्यू टू वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। इसके लिए कोई अलग से हमें ऑर्डर नहीं पास करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही ये आर्टिकल लगा और ये 358 वाला एंड आर्टिकल 19 अपने आप इनऑपरेटिव हो जाएगा, ठीक है। देन आर्टिकल 359, ये आर्टिकल डील करता है विद द सस्पेंशन ऑफ द अदर फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, एक्सेप्ट, ये याद रखिएगा, पूछ देते हैं कई बार, ठीक है। देन आर्टिकल 359 ऑथोराइजेज द पार्लियामेंट टू सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द enforcement of fundamental right during the national emergency, suspend the right to move, ठीक है। कि मतलब जब तक ये इमरजेंसी लगी है, ऐसा नहीं है कि आप इन राइट्स को लागू करवाने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जबकि नॉर्मल सिचुएशन में क्या है, ये हम इनको कोई भी हमारा फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो हम क्या करते हैं, आर्टिकल 32 के अंदर हम कोई भी रिट को इशू करा के, और हम रिट के थ्रू भी जा सकते हैं और वैसे भी हम कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करा सकते हैं, ठीक है। देन अभी तक इंडिया में कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, तो 3 बार लगी है, 1962 में, 1971 में एंड 1975 में, ठीक है। अब आते हैं प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल लगता है अंडर द आर्टिकल 356। ये इम्पोज होता है इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, ठीक है। अब नोटेबली इन द केस ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल, द प्रेसिडेंट कैन एक्ट आइदर ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर और अदरवाइज टू। कई बार क्या होता है, गवर्नर एक रिपोर्ट भेजता है कि जो स्टेट की मशीनरी है वो ठीक काम नहीं कर रही कॉन्स्टिट्यूशनली, तो आप वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाइए, या अदरवाइज भी अगर प्रेसिडेंट को खुद से भी लगता है कि हम वहाँ की मशीनरी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं चल रही है, तो भी वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं स्टेट पे, ठीक है। सो अंडर दिस अरेंजमेंट जो प्रेसिडेंट है उनके पास सारी पावर चली जाएगी स्टेट गवर्नमेंट की से रिलेटेड जितनी भी होती है, ठीक है। देन जो प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं, डिसमिस करते हैं, ठीक है। किसको, द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द सीएम। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं और उनकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है स्टेट लेवल की, उनको डिसमिस कर देते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर इस टाइमिंग पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पास करते हैं, जो पार्लियामेंट है वो पास करती है द स्टेट लेजिस्लेटिव बिल और स्टेट बजट, क्योंकि सारी लॉ मेकिंग पावर
पार्लियामेंट के पास चली जाती है। इसीलिए जो भी इस तरीके स्टेट वाले बिल हैं वो सब अब पार्लियामेंट लेवल पे ही पास कराए जाएंगे। ठीक है, अब जब ये इम्पोज किया जाता है प्रेसिडेंट रूल, तो अप्रूव कराया जाता है बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। अब जो प्रेसिडेंट रूल है स्टेट लेवल पे जो लगता है, इसको हमें अप्रूव कराना है 2 मंथ्स में। हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा था, नेशनल इमरजेंसी में कितने टाइम में इशू अप्रूव करानी है, अंडर 1 मंथ, विद इन 1 मंथ। तो ये डिफरेंस है, याद रखिएगा। देन जब अप्रूव हो जाएगी दोनों हाउसेस से, तो कंटिन्यू रहेगी कितने टाइम के लिए, 6 मंथ के लिए। हालांकि हम इसको भी एक्सटेंड करा सकते हैं, जैसे हम नेशनल इमरजेंसी को एक्सटेंड करा सकते थे, लेकिन इसको हम मैक्सिमम 3 ईयर के लिए ही अप्रूव करा सकते हैं। और हर बार सिर्फ 6 महीने के लिए, एक बार कराया 6 मंथ के लिए, फिर 6 मंथ के लिए, फिर 6 मंथ, 6 मंथ, ऐसे 6 मंथ करते करते जब आपका 3 ईयर हो जाएगा, तब उससे ज़्यादा आप प्रेसिडेंट रूल को स्टेट में नहीं लगा सकते हैं। देन एवरी रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल और इट्स कंटिन्यूएंस कैन बी पास्ड बाई आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओनली बाई अ सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, अब जैसे कि नेशनल इमरजेंसी में था कि उसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें पास कराना पड़ता था दोनों हाउस से, लेकिन जो प्रेसिडेंट रूल है स्टेट लेवल पे जो लगना है, इसको हमें पास कराने के लिए इसको क्या चाहिए, हमें जो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से, आइदर ऑफ द हाउस से हम पास करा सकते हैं, और वो भी सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से, यानी इसको लगाना आसान है। इसीलिए शायद इंडिया में हमने जो इसका मिसयूज़ है प्रेसिडेंट रूल का बहुत ज़्यादा देखा है। जैसे बिहार में बहुत ज़्यादा बार लगा है, स्पेशली 90s में, जब भी सेंट्रल लेवल पे स्टेट्स चेंज होती हैं तो हमें कई बार ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, देन आर्टिकल 360 डील करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी को। आर्टिकल 360 empowers the president to proclaim a financial emergency if he satisfies that a situation has arisen due to which the financial stability or credit of India or any part of its territory is threatened। ठीक है, जब भी हमें लगता है कि हमारा जो क्रेडिट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गड़बड़ हो रही है, और जो क्रेडिट ऑफ इंडिया है या किसी टेरिटरी का क्रेडिट गड़बड़ है इंडिया की, तो हम इसको लगा सकते हैं। और इसको भी प्रोक्लेमेन कराते हैं, अप्रूव कराते हैं, यानी बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इसको भी विद इन 2 मंथ्स कराते हैं, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट रूल की तरह। ठीक है, और ये जब दोनों हाउसेज अप्रूव कर देते हैं तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यू हो जाती है इंडेफिनिटली टिल इट इज़ रिवोक। जब तक उसको रिवोक नहीं किया जाता तब तक वो लगी रह सकती है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी जो सेंट्रल है वो सारे कंट्रोल सेंट्रल के पास चले जाते हैं ओवर दी स्टेट्स इन फाइनेंशियल मैटर, यानी स्टेट के सारे फाइनेंशियल मैटर्स पे कंट्रोल किसका आ जाएगा, सेंटर का। देन नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड सो फार। लेकिन इंडिया में अभी तक कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं बनी है, इसलिए हमने कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की है। देन अब कुछ थिंकर्स ने कुछ चीज़ें बोली हैं, जैसे के.एम. नायबर, इन्होंने क्रिटिसाइज़ की थी इमरजेंसी पावर्स को और बोला था इट इज़ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर जो आर्म्ड रेबिलियन जो फ्रेज है वो पहले नहीं था, इसको हमने 44 अमेंडमेंट 1978 से रिप्लेस किया है। जो ओरिजिनल वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस से, उसकी जगह पे अब क्या आ गया है, आर्म्ड रिबिलियन। ठीक है, देन आर्टिकल 355, ये आर्टिकल बोलता है दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट अगेंस्ट external aggression and internal disturbances. So this is it in this lecture.